Education partner Sanskaram Veterinary College, Patauda. Jhajjar Best College in Delhi NCR. Health partner RV Healthcare Super Specialty Hospital, bringing world-class healthcare to your doorstep. The Site Avenue, India's best eye hospital in Delhi NCR. Canvin Foundation, उम्मीद स्वस्थ भारत की. स्वच्छता पार्टनर इको ग्रीन, स्वच्छता से समृद्धि की ओर. वेन्यू पार्टनर ब्लिस प्रीमियर बैंक्वेट एंड कन्वेंशंस. जाहिर सी बात है, जो विकास जिस तेजी से आगे बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ेगा और उसकी जिम्मेदारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे भी रहती है. तो जीएसटी आने के बाद किस तरह के बड़े बदलाव रहे, बहुत सारी शिकायतें भी जो व्यापारी है उनकी रहती है. इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे. हमारे साथ प्रिंसिपल कमिश्नर प्रताप सिंह जी है. बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, और संजय जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है. धन्यवाद राज जी. सर, जीएसटी आने के बाद बड़े बदलाव आए, लेकिन इस सब के बीच जो शिकायतें थी व्यापारियों की, क्या लगता है वो कुछ कम हुई या अभी भी वो बरकरार है? देखिए, जीएसटी से कंट्री वाइड एक यूनिफिकेशन ऑफ टैक्सेस हुआ है. पहले क्या होता था कि हर प्रदेश की सीमा पर एक चुंगी का सिस्टम होता था. सेल्स टैक्स पे करके दूसरे स्टेट में ट्रक्स वगैरह एंटर कर पाते थे और बहुत लंबी लंबी लाइन होती थी उसमें और बहुत समय लगता था. तो एक तो ये बिल्कुल ख़त्म हो गया है. और दूसरी एक प्रॉब्लम ये थी कि यूपी में टैक्स का रेट कुछ अलग होता था, दिल्ली में कुछ अलग होता था, बिहार में जाएंगे अलग होगा, एमपी में. तो हर स्टेट का एक अलग अलग टैक्स का रेट होता था और उससे बड़ी दिक्कतें रहती थी. अब एक यूनिफिकेशन होने के बाद में कंट्री वाइड सेम रेट ऑफ टैक्स हो गया है. और दूसरा क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट का इसमें प्रावधान है कि कोई हम जैसे कार बना रहे हैं और कार में बहुत सारे कंपोनेंट यूज़ करते हैं हम, जैसे टायर है और बहुत सारे कंपोनेंट हैं, तो उन पे जो टैक्स पे करता है, टैक्स पे होता है परचेज करते वक्त, तो उसका फाइनल प्रोडक्ट पर जो टैक्स आता है उसके अगेंस्ट में क्रेडिट मिल जाता है. तो इफ़ेक्टिव टर्म्स में टैक्स का रेट भी कम होता है और प्रोडक्ट की कीमत थोड़ी सी कम हो जाती है. तो उससे क्या है कि व्यापार बढ़ता है और लोगों पे जो आम कंज्यूमर है उस पर टैक्स का बर्डन कम होता है. लेकिन जो टैक्स का दबाव है, एक उम्मीद जो आम आदमी करता है कि वो टैक्स का कुछ दबाव हो, कम हो. अब चूंकि जो डिजिटलाइजेशन आने के बाद कहीं ना कहीं जो चेक है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का वो भी लोगों के ऊपर बढ़ा है. कई जो छोटा व्यापारी है जो कम उसमें अपने किसी तरह से अपने व्यापार को आगे बढ़ा रहा है, तो वो भी उस दायरे में जो आ रहा है, तो उसको फायदा मिले, इजी हो जाए चीजें, क्योंकि टैक्स भरने को लेकर बहुत सारी पेचीदगियां भी कहीं ना कहीं रहती है. जो क्वार्टरली अब जीएसटी जमा करना पड़ता है, तो एक ये दिक्कत, एक परेशानी भी रहती है. कभी सर्वर डाउन है, तो बहुत सारी शिकायतें लोगों की इस तरह की भी बनी हुई है. देखिए, डिजिटलाइजेशन के बाद में क्या हुआ है कि अब आदमी किसी भी वक्त जो टैक्स का कंप्लायंस है वो कर सकता है. जैसे आपको दिन में कुछ काम करना है तो शाम को आप ये काम कर सकते हैं, लेट इन द इवनिंग कर सकते हैं, रात को कर सकते हैं. तो एक तो ये बहुत अच्छी बात हुई है. दूसरा क्या है कि टैक्स ऑफिस आपको नहीं जाना. इस चीज़ के लिए ऐसा नहीं है कि आपको टैक्स ऑफिस जाने की ज़रूरत है, तो घर में बैठे कर सकते हैं. उसके साथ साथ गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो छोटे टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए जो कंप्लायंस का प्रोसेस है वो काफ़ी सिंपल रखा है. जो टैक्स फॉर्म है या रिटर्न फॉर्म है वो काफ़ी सिंपल है, उसमें कॉलम्स बहुत कम हैं. और अब इनकम टैक्स में ख़ास तौर से मैं बताना चाहूँगा कि प्री फिल टैक्स रिटर्न का कंसेप्ट शुरू किया है हमने, कि हम खुद ही एक पर्टिकुलर टैक्स पेयर है उसका टैक्स रिटर्न भर के उनके पास भेजेंगे. तो उन्हें कुछ नहीं करना, देखना है कि वो डाटा जो आंकड़ा है उसमें ठीक है कि नहीं है, साइन करना है, हमारे पास भेज देना है. तो उसमें उनका कोई वक्त ज़ाया नहीं होगा. किसी को कोई जैसे इनकम छूट जाती है किसी वजह से, तो उसके बारे में भी हमने क्या किया है कि उन्हें दोबारा से वो रिटर्न फाइल कर सकते हैं. और हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसे भी हम शेयर करते हैं टैक्स पेयर्स के साथ में टाइम टू टाइम, कि देखिए आपने जो रिटर्न फाइल किया है उसे देखते हुए और जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उसमें थोड़ा मिसमैच है, तो आप देखिए और आपको ज़रूरत है तो रिवाइज रिटर्न फाइल करें. संजय जी, रियल एस्टेट सेक्टर की बात करें, टैक्स में रिबेट की, तो जाहिर सी बात है हर सेक्टर उम्मीद करता है और अभी आम बजट भी पेश होने वाला है. किस तरह की उम्मीद जो है वो रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो रख रहा है, और जीएसटी आने के बाद रियल एस्टेट सेक्टर पर उसका कितना असर पड़ा? देखिए, रियल एस्टेट सेक्टर एक बड़ा सेक्टर है जिसका देश की इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान है.
जीएसटी आने के बाद कुछ चीज़ें रियल एस्टेट को थोड़ा सा दिक्कत रही। जैसे मैं आपको कहूँ, रेजिडेंशियल सेक्टर में मेरे पास जैसे 5% जीएसटी ओवरऑल कस्टमर पर लगता है, फिर उसमें इनपुट और आउटपुट का एक क्रेडिट नॉर्म्स सर को आइडिया है ही, वो रहता है। तो हमें लगता है कि रादर देन वो 5% इनपुट और आउटपुट करने की बजाय उस पर कोई फ्लैट सिस्टम हो जाता, क्योंकि कस्टमर को फाइनली उसका बेनिफिट पूरा मिल नहीं पाता कि 5% मैंने चार्ज तो कर लिया, फिर वो डिलीवरी के बाद मैंने वापस करना है, अगर कोई बिल्डर उसको वापस कर रहा है तो कहीं ना कहीं कस्टमर का गोल मोल वो लॉस रह जाता है। तो रादर देन वो 5% उसको फ्लैट हम कहीं 3% कर लेते तो शायद थोड़ा बेटर रहता। सेम कमर्शियल सेक्टर में जीएसटी जो है वो 12% है। इट इज़ ह्यूज अमाउंट। 12% जीएसटी फ्लैट, मतलब कोई 2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है तो मेरे को 24 लाख रुपए सिर्फ जीएसटी के तौर पर जाना है, और उसमें भी इनपुट और आउटपुट वाला क्रेडिट वो सेम है। तो मेरे को लगता है जीएसटी से समस्याएं तो कई अच्छी समाधान हुई हैं। जैसे सर ने बताया, चुंगी वाला प्रोसेस आसान हो गया, घर बैठ के मैं सब कर सकता हूँ। पर जो इनपुट आउटपुट क्रेडिट है उसमें रियल एस्टेट में कहीं ना कहीं गैप रह जाता है, और फाइनली इसका नुकसान बायर को होता है। सर जाहिर सी बात जो बात कह रहे हैं संजय जी कि वो सीधा सीधा, क्योंकि अगर जो टैक्स लग रहा है, जो बायर खरीद रहा है, उसी के ऊपर जाना है, बिल्डर ने तो अपनी जेब से नहीं देना है। लेकिन इसमें एक और मैं चीज़ें ऐड करना चाहूँगा कि जो जीएसटी को लेकर एक शिकायत भी आती है कि बायर से तो ले लिया जाता है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या जिसको वो जाना है वहाँ तक वो पहुँचता नहीं है। तो वहाँ पर उसे और बेहतर करने के लिए भी डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? देखिए, इस तरह के कुछ केसेस सामने आए हैं कि आदमी ने टैक्स कलेक्ट कर लिया कंज्यूमर से या कस्टमर से, और वो गवर्नमेंट अकाउंट में नहीं गया। तो ये चीज़ें बहुत तेज़ी से पकड़ी जाती हैं, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी वो डिटेक्शन हो जाता है कि कहाँ पे इस तरह का मिसमैच है। और जीएसटी के अंदर ये प्रावधान है कि अगर किसी ने 5 करोड़ का अमाउंट ऐसा है जो कलेक्ट करने के बाद में गवर्नमेंट अकाउंट में जमा नहीं किया, तो वो सीधे अरेस्ट करते हैं, अरेस्ट के पावर्स हैं। और बहुत सारे एक्शन पिछले 1 साल 2 साल में जीएसटी डिपार्टमेंट ने किए हैं। तो कोई भी आदमी ये समझे कि कलेक्ट करने के बाद में जमा नहीं करेगा तो बहुत मुश्किल है, ये उनके लिए बड़ी परेशानी वाली बात है। एंड लॉट ऑफ पीपल हैव गॉन इनटू जेल स्ट्रेट वे। ऑफिसर्स जाते हैं, पकड़ते हैं, और फिर फाइनली उन्हें पे करना पड़ता है। वो एस्केप रूट नहीं है, तो वो एक प्रॉपर भी नहीं है। देखिए, एक हमें एज समाज भी ये सोचने की बात है कि जो टैक्स है उस पर हक सिटीजन्स का है। जो लोग हैं, रेजिडेंट हैं, सिटीजन है कंट्री के, उनका हक होता है। तो गवर्नमेंट जो टैक्सेस कलेक्ट करती है उनके बिहाफ पे कलेक्ट करती है, और फिर लोगों की भलाई के लिए उन टैक्सेस का इस्तेमाल होता है। तो हमें समाज के नाते भी जो भी टैक्सेस बनते हैं ईमानदारी से पे करना चाहिए। नहीं तो गवर्नमेंट कहाँ से जितना ये डेवलपमेंटल वर्क्स हैं कहाँ से खर्च करेगी, जो सोशल वर्क हैं? तो गवर्नमेंट के पास तो पैसा आता ही टैक्सेस से है। लेकिन सर, एक उन लोगों की ये टीस रहती है, खासतौर से जो टैक्स जमा कर रहे हैं, और बहुत सारे जो बड़े बड़े बिजनेस है, इंडस्ट्रीज हैं, और किसी ना किसी तरह का कोई ऐसा रास्ता निकाल लेते हैं कि उस टैक्स में वो चोरी कर लें। तो जाहिर सी बात है कि टैक्स अगर इकट्ठा होगा तो देश का विकास होना है, प्रदेश का विकास होना है। इसमें मैं सॉरी इंटरप्ट करूंगा सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि जो इनपुट और आउटपुट क्रेडिट हम देते हैं, फाइनली बिल्डर क्या करते हैं कि कलेक्शन तो कर ली, और इसमें आपके यहाँ प्रावधान है कि जब वो पोजीशन लेगा तो उस टाइम पर उसको जो इनपुट क्रेडिट है वो देना है, पर फाइनली वो बायर तक पहुंच ही नहीं पाता जर्नली। तो क्या इसमें बेहतर नहीं कि रादर देन में 12% हम इसको 8% ही कर दें, रादर देन 5% इन रेजिडेंशियल हम उसको 3% कर लें? आपके पास तो कलेक्शन उतनी ही आ रही है, तो वो बायर का बेचारे का कहीं ना कहीं वो टैक्स मारा जाता है, जो उसको रिबेट मिलनी थी जर्नली वो मिलता नहीं है। यानी कि पहले से लेके रखने से अच्छा है कि उसमें पहले से कटौती दे दीजिए। देखिए, जो जीएसटी के रेट्स हैं जीएसटी काउंसिल डिसाइड करती है, और जीएसटी काउंसिल में हर स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर और जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो उसे हेड करती हैं, जो जीएसटी काउंसिल है। और यूनानिमसली ये डिसीजन होते हैं कि पर्टिकुलर आइटम पे टैक्स रेट क्या होना चाहिए। तो रियल एस्टेट पे ये पर्टिकुलर नेचर ऑफ सेक्टर देखते हुए टैक्स रेट काफ़ी मॉडरेट है। आपने देखा ही होगा कि 12% है कुछ आइटम पे टैक्स रेट, और काफ़ी आइटम्स पे 18% टैक्स रेट गवर्नमेंट चार्ज करती है। कुछ ऐसे भी आइटम हैं जिन पे 28% या उससे भी ज़्यादा टैक्स का प्रावधान है। तो इसमें होता क्या है कि उसका 50%, जैसे 12% जीएसटी का रेट है तो 6% स्टेट गवर्नमेंट का रहता है, 6% सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है। अब क्योंकि स्टेट्स के एंड पे जो टैक्स के रिसोर्सेज हैं, साधन काफ़ी कम हैं,
तो टैक्स रेट कम करने के लिए एग्री नहीं करते क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज बहुत कम हो जाते हैं। तो इसके लिए ये ड्यू कोर्स में जब हमारी इकोनॉमी और थोड़ी सी अच्छी होगी 2 साल 3 साल 4 साल में, और जब हम ज़्यादा अमाउंट कलेक्ट करने की पोजीशन में रहेंगे तो गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि टैक्स रेट है और थोड़ा सा कम करें, जो 18% का रेट है उसे कम करके लाएं। बीच में एक्सपर्ट्स का ये ओपिनियन रहा कि जो 12% और 18% का रेट है जिसमें कि ज़्यादातर आइटम आते हैं, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम इन 2 टैक्स स्लैब के बीच में आते हैं जीएसटी के, तो उसे मर्ज करके दोनों को 14% के आसपास या 15% के आसपास टैक्स का रेट रखें। तो ये एक ऐसा इशू है जो कंसिडरेशन में है। जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगी, इस पर डिसीजन करेगी। और दुष्यंत चौटाला जी अब काफ़ी उसी मीटिंग्स को हेड करते हैं हरियाणा स्टेट की तरफ से। तो सब जो स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं उनका ओपिनियन लिया जाता है और उसके बाद में कंसेंसस से डिसीजन होता है कि एक बार छोटे स्टेट हैं उन्हें प्रॉब्लम होती है, मणिपुर है, मेघालय है या केरला है, तो अगर उनका ऑब्जेक्शन है तो भी कुछ एक अच्छे डिसीजंस हैं वो पास नहीं हो पाते। तो ड्यू कोर्स में धीरे धीरे जब एक कंफर्ट लेवल होगा, इकोनॉमी बॉयंसी आएगी, तो जो टैक्स रेट्स हैं मॉडरेशन आएगा उनमें निश्चित रूप से। मेरा जो सवाल था, संजय जी ने एक सवाल किया उससे पहले जो मैं पूछ रहा था कि एक ये कहीं ना कहीं मन में एक टीस रहती है खासतौर से उन टैक्स पेयर्स के लिए जो पैसा दे रहे हैं। तो क्या अगर पिछले 5 साल की या कुछ सालों की बात करें, जो टैक्स की कलेक्शन है उसमें कुछ बढ़ोतरी यहाँ पर देखी गई है पहले के मुकाबले? क्योंकि एक दौर ऐसा भी था कि जो परसेंटेज थी टैक्स पेयर्स की वो बहुत कम थी, लेकिन आज अगर हम जहाँ बैठे हैं वो परसेंटेज कितनी इंप्रूव हुई है? देखिए, मैं इनकम टैक्सेस की बात पहले करूँगा कि अगर गुड़गांव की बात करें, और हरियाणा और इंडिया पे मैं बाद में आता हूँ, तो गुड़गांव में हम लोगों ने जैसे पिछले 3-4 साल की बात करें तो लगभग 10,000 से हम 10,000 करोड़ से शुरू करते हैं, और लास्ट ईयर मार्च 22 में हमने 29,000 करोड़ के आसपास टैक्स का कलेक्शन किया। और करंट ईयर जो चल रही है 22-23 फाइनेंशियल ईयर, इसमें हम लोग लगभग 40,000 टैक्स का कलेक्शन करने जा रहे हैं। 40,000 करोड़ 40,000 करोड़ जो बहुत बड़ा अमाउंट है। और हरियाणा स्टेट के हिसाब से देखें तो गुड़गांव का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है, लगभग 60% जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं उनमें गुड़गांव का कंट्रीब्यूशन है। गुड़गांव इज ए ह्यूज टाउन, इट इज़ द नेक्स्ट बेंगलोर यू कैन सी, और मे बी नेक्स्ट सिंगापुर। इट इज़ ग्रोइंग एट रैपिड पेस। और आप देखें ना कि आउट स्कर्ट हैं गुड़गांव के, इट इज़ बजिंग विद एक्टिविटी, नॉट ओनली विद इन सिटी, केएमपी की तरफ जाते हैं, मनेसर जाते हैं, या फर्दर आप इवन रेवाड़ी की तरफ जाते हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। या हम झज्जर की तरफ जाते हैं तो झज्जर में रिलायंस का है, देन आईएमटी है, बहादुरगढ़ अगेन है लाइक गुड टाउन, देयर आर लॉट ऑफ यूनिट्स। तो गुड़गांव इज डूइंग वेल, हरियाणा इज डूइंग वेल, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर कि पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं, पर कैपिटा जीडीपी की बात करते हैं स्टेट की, तो हरियाणा नंबर 1 है सब स्टेट से ज़्यादा इनकम में, बारिंग जो बहुत छोटे स्टेट्स हैं जैसे गोवा और इन्हें छोड़ देते हैं हम, या सिटी स्टेट जैसे दिल्ली छोड़ देते हैं हम। तो हरियाणा का पर कैपिटा इनकम लगभग 3 लाख के आसपास है। 1 साल पहले 2,72,000 था और अब मेरे ख्याल से 3 लाख से ऊपर है वो। तो हरियाणा इज़ डूइंग वेल। और हरियाणा में जो मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है, जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग है, मोटरसाइकिल है, ऑटो पार्ट्स है, रेफ्रिजरेशन है, प्रॉब्ली इलेक्ट्रॉनिक्स, लेदर गुड्स, तो हरियाणा इज़ डूइंग वेल। एंड एक होता है ना कि जैसे क्रिटिकल मास अब हरियाणा गुड़गांव ने एक्वायर किया है, नाउ इट इज़ अ टेक ऑफ स्टेज, सो कमिंग 3-4 years, 5 years, 10 years, इट इज गोइंग टू ग्रो एट ए रैपिड पेस। संजय जी, एक सवाल यहाँ पर, जो रियल एस्टेट सेक्टर में एक चलन है, ज़मीन के खास तौर से व्यापार की बात कर लें, वो चाहे फिर फ्लैट्स हैं या ज़मीन की खरीद फरोख्त है, जो वाइट और ब्लैक का जो ट्रांजैक्शन है तो ये भी अपने आप में कहीं ना कहीं देश के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि जो ब्लैक एंड वाइट का ये सब चलता है, तो इसको तो मुझे लगता है कि आपकी अपनी फैटर्निटी को बैठकर ठीक करना चाहिए। देखिए राजी, इसमें ना कई सारे कंपोनेंट हैं, उसका रीज़न हमें जानना पड़ेगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अब ब्लैक एंड वाइट का क्या चलन चलता है, लेट्स से हम गुड़गांव से लेते हैं और सर ने बताया कि रैपिड और ये इंटरनेशनल सिटी की तरह डेवलप हो रहा है, ये आने वाले 5 साल में शहर बिल्कुल अलग दिखाई देगा, और मे बी सिंगापुर और दुबई के बाद आप देखोगे तो फिर आपको गुड़गांव भारत में दिखाई देगा। देखिए यहाँ ना मैं स्टार्टिंग करता हूँ लैंड एक्विजिशन से, क्योंकि स्टार्टिंग लैंड एक्विजिशन हो रही है तो यहाँ ज़मींदारों को जो पैसा मिलता है
मैं कैपिटल गेन की तरफ सर ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ कि कैपिटल गेन में जब जमींदारों को जो जमींदारों ने अपनी लैंड एक्विजिशन दे दी, उस टाइम पर जो उन पर टैक्सेशन लाइबिलिटी आ जाती है वो आ जाती है डायरेक्ट 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। तो उस केस में लोग करते क्या हैं कि अगर मैंने पूरा वाइट लिया तो मेरे को 20% टैक्स देना है। आप टेक्निकल पॉइंट समझना, और दर्शक भी इस पर समझेंगे कि उसके बाद री इन्वेस्टमेंट अगर मैं करता हूं तो कैपिटल गेन में छूट मिलती है, पर उस री इन्वेस्टमेंट में मेरे पास नॉर्म्स है, मैं एक घर खरीद सकता हूं और जमींदार यानी कृषि योग्य जमीन खरीद सकता हूं मैं, राइट सर? ऐसे ही है उसके अंदर। तो अब मेरे पास बाउंडेशन है, लेट्स से मैंने 10 करोड़ रुपए पर एकड़ की कोई जमीन बेची है, तो अब मेरे को या तो एक घर या मैं फिर कहीं दूर जाके जमींदार मतलब कृषि योग्य जमीन खरीद सकता हूं। अगर उसमें ये क्लोज इस टाइप से हो कि मैं कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं, मेरे को टैक्स नहीं लगेगा, तो कोई आदमी ब्लैक लेगा ही क्यों? आप समझिए ना, एक किसान के लिए 20% डायरेक्ट टैक्स देना इट इज ह्यूज अमाउंट। तो मेरे को लगता है उस तरीके के जो नॉर्म्स हैं कि भाई लेट्स से आपका 20 साल से आपके पास ऑलरेडी जमीन है और आपकी एक्विजिशन हो रही है या आप बेच रहे हैं, तो उस पर किसी भी तरीके से टैक्स नहीं लगना चाहिए, ताकि वो पूरे वाइट में आएगा। वाइट में आएगा तो ट्रांजेक्शन बढ़ती है या स्टैंप ड्यूटी बढ़ती है, गवर्नमेंट को अगेन रिवेन्यू होता है। दूसरा, सर्कल रेट्स, ऐसा नहीं है कि अब जो ब्लैक मार्केट है वो एज इट इज है, अब सर्कल रेट काफ़ी इंप्रूव हो गए हैं और धीरे धीरे करके ये मोड ऑफ सिस्टम है, ये मोड ऑफ सिस्टम धीरे धीरे गवर्नमेंट इसको इंप्रूव कर रही है। और अब आप देखोगे गुड़गांव जैसे शहर में ब्लैक नाम की चीज तकरीबन खत्म होती जा रही है, बशर्ते नियमों में भी इनकम टैक्स की डिपार्टमेंट की तरफ से थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी देने की जरूरत है, जैसे मैंने डायरेक्ट कैपिटल गेन का बताया। यानी कि माने कि अब जो है वो व्हाइट कॉलर वाला जो क्राइम था वो नहीं होता है, मतलब सब ठीक हो गया। तो ये इनकम टैक्स का डर है या ये सच में ही है या अभी भी बहुत सारी गुंजाइश है? हाँ, मैं राज्य इसमें एक और ऐड करता हूँ। सर ने कहा 40,000 करोड़ गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है गुड़गांव से, तो वो इसीलिए करती है कि ट्रांजैक्शन वाइट में बढ़ी। चलिए इस सवाल का जवाब लेंगे कि ये प्यार से हो रहा है या कहीं कोई चूड़ी चढ़ाई जा रही है। एक चीज मैं आपसे, एक संजय जी आपने जो एक बात कही, आपने कहा था सिंगापुर, और हम लगातार बात करते हैं, बड़े बड़े मंचों से नेताओं के भाषणों में भी सुनते हैं कि सिंगापुर जैसा कर देंगे, फलाने देश जैसा हम शहर को कर देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, सड़कों की बात करें या बाकी और जो सुविधाएं हैं, वो बेहतर कैसे होगी? अगर हम टैक्स नहीं देंगे, सरकार के खजाने में पैसा नहीं होगा तो वो नहीं होगा। अगर हम गुरुग्राम की बात करें, इमारतें बहुत अच्छी हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, चमकती हुई इमारतें, लेकिन सड़कों पे जाएंगे तो हाल खराब है। सरकार कहती है कि खजाने में पैसा नहीं है। देखिए, खजाने में की मैं बात करूं तो अभी रिसेंटली आंकड़ा है स्टैंप ड्यूटी, सिर्फ स्टैंप ड्यूटी 5,000 करोड़, एग्जैक्ट अमाउंट इज 4,900 करोड़ एक साल की कलेक्शन है स्टैंप ड्यूटी की। 40,000 करोड़ सर ने गवर्नमेंट को दे दिया। सर अब इस सवाल का जवाब दे ही दीजिए कि 40,000 करोड़ इकट्ठा कर रहे हैं, इसका फार्मूला क्या है? ये व्यापारी और तमाम जो लोग हैं, तो ये लगाना तो देखिए सरकार ने है। देखिए, और गुड़गांव में रियली आप मानिए इतना टैक्स कलेक्शन आ रहा है और सब व्हाइट में ट्रांजेक्शन, सब ब्लैक ट्रांजेक्शन आप भूल जाइए। गुड़गांव जैसा शहर अब ब्लैक पर नहीं टिक सकता और नाउ इट इज द फाइनेंशियल सिटी, इट इज फाइनेंशियल हब, और बतौर इंटरनेशनल सिटी रियली इट इज डबल। नहीं, जाहिर सी बात है, जो तमाम लोग जो टैक्स ईमानदारी से भर रहे हैं वो तारीफ के काबिल, और बहुत सारे लोग भर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ तो चोरी चकारी रहती है। सर मैं बताऊंगा आपको, मैं गुड़गांव के अलावा मैंने मुंबई में काम किया, मैंने बेंगलोर में काम किया, दिल्ली में भी काम किया, मैंने कानपुर में काम किया, तो आई बीन ऑल ओवर द कंट्री। पिछले कुछ वर्षों से जो ये कहते हैं ना हम कि कैश में ट्रांजैक्शन हो जाते हैं या ब्लैक में हो जाते हैं, इसमें बहुत कमी आई है। उसकी दो वजह हैं। एक तो जो यंग एंटरप्रीनर्स हैं, यंग बिजनेसमैन हैं, वो ईमानदारी से अपना टैक्स पे करना चाहते हैं, दे डोंट वांट एनी हैसल्स। दूसरा ये कि गवर्नमेंट के सिस्टम्स थोड़े से बेहतर हुए, कैप्चरिंग दोज डाटा, कंपेयरिंग दोज डाटा, कि अगर कोई प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन है, कोई किसी तरह का ट्रांजैक्शन है, वो ठीक है कि नहीं, या उसमें काफ़ी गैप दिख रहा है। और जैसे मैं संजय जी से एग्री करूँगा कि अगर लोग टैक्स पे नहीं करते तो इतना कलेक्शन कहाँ से आता? तो नेचुरली ज़्यादातर लोग, मेजॉरिटी मे बी टू द एक्सटेंट ऑफ 80-90%, वो अच्छी तरीके से पे कर रहे हैं। और कुछ जगह पे गवर्नमेंट को हेल्प करने की ज़रूरत है। बहुत सारी ऐसी चीज़ होती हैं कि आदमी को आइडिया नहीं कि ये मेरी इनकम है,
इस पर टैक्स लगेगा नहीं लगेगा। जैसे एक प्रोफेसर थे, वो जापान गए, उन्हें कुछ पैसा मिला वहाँ से इन डॉलर्स, इन टर्म्स ऑफ रुपी कुछ 2-3 लाख रुपए के आसपास। सब उस पर कुछ जापान में टैक्स विदहोल्ड हुआ, कुछ काटा, जैसे TDS होता है हमारे यहाँ पे। तो ही वॉजंट श्योर कि उस पर लगता है नहीं लगता, तो नहीं दिखाया। कुछ दिन बाद हमें पता चला तो एक नोटिस भेजा उन्हें। तो मैंने कहा कि सर मुझे पता नहीं था, नहीं मैं पे करता, और उसका जो जापान में टैक्स कटा था उनका, उसका उन्हें क्रेडिट मिल जाता। तो इस तरह की जो चीज़ें हम मदद कर रहे हैं लोगों की, कि जहाँ पे कोई कन्फ्यूजन है, कोई गाइडेंस चाहिए, कोई परेशानी उन्हें आ रही है, तो हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है। और धीरे धीरे अब सिस्टम्स अच्छे होते जा रहे हैं, तो जो लोग, द पीपल हु आर सिटिंग ऑन फेंस, हु वांट्स टू लाइक मिसयूज द सिस्टम और हु वांट्स टू टेक चांसेस, तो उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल रहेगी। अब लोगों के लिए मैं बस लोगों से यही अपील करूंगा कि ईमानदारी से पे करें, और कहीं पे कोई दिक्कत है, कन्फ्यूजन है, तो ज़रूर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं, बहुत सारी हेल्पलाइन बनी हुई है हमारी, और ऑनलाइन वेब बेस्ड बहुत सारे सिस्टम्स हैं, इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो पूछें, जहाँ कन्फ्यूजन है, दे कैन सीक गाइडेंस, दे कैन सीक हेल्प। वी आर जस्ट ए फ़ोन कॉल अवे। कोई दिक्कत नहीं है, ईमानदारी से पे करें। और जैसा मैं पहले कह रहा था कि जो टैक्स का कलेक्शन है वो नेशन बिल्डिंग में यूज़ होता है, नेशन बिल्डिंग के काम आता है। तो अच्छे काम के लिए पैसा जा रहा है, जो पैसा जा रहा है उसका यूटिलाइजेशन एक समाज की भलाई के लिए गवर्नमेंट करती है। तो ज़रूर जो जिनकी जितना भी बर्डन, जितना लायबिलिटी बनती है, ईमानदारी से पे करें। सरकार लगातार प्रमोट कर रही है कि डिजिटल जो ट्रांजैक्शन है, और बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, खासतौर से रेहड़ी पटरी, यहाँ तक भी जो है डिजिटल ट्रांजैक्शन हो गई है, 1-1 रुपये, 2-2 रुपये, 5-5 रुपये की। लेकिन जो बड़े शहरों के जो बड़े बाजार हैं, अभी भी वहाँ देखा जाता है कि व्यापारी दबाव बनाता है कस्टमर के ऊपर कि नहीं, आप जो है कैश में पे कीजिए, नहीं तो फिर ये चार्जेस लगेगा, वो चार्जेस लगेगा, वो डरा देता है उसको। नहीं, अदर वे राउंड है। व्यापारी दबाव नहीं बनाता। जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उसमें ऐसा लगता है, कस्टमर कहता है कि साहब मैं चेक से पेमेंट नहीं कर सकता, या पैसा नहीं है, आप ऐसे ले लीजिए। और गवर्नमेंट ने कुछ नॉर्म्स बनाए कि 2 लाख से ऊपर आप कैश का पेमेंट नहीं कर सकते। वो प्रॉब्लम है, लेने वाले को परेशानी है, देने वाले को भी दिक्कत है। तो कुछ लोग कोशिश करते हैं इस तरह की, वो बहुत अच्छी बात नहीं, अच्छी आदत नहीं है, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम आती है। मैं आपको बताऊंगा कि पिछले 6 महीने में हमने कुछ ऐसे 1200 केसेस हैं जिनमें कि दोबारा से असेसमेंट की कार्रवाई शुरू करी है। उन्हें ऑफ कोर्स हमने 1-2 अपॉर्चुनिटी दी लोगों को कि भाई ये ट्रांजैक्शन आपका है, कैसे हुआ, टैक्स पे क्यों नहीं किया आपने इस पर। तो इस तरह की चीज़ें वो पकड़ में आ जाती हैं। फिर बाद में क्या होता है, उस पर इंटरेस्ट भी लगता है और पेनल्टी का भी प्रावधान है। कई एक बार बड़े केसेस में हम प्रोसिक्यूशन की भी कार्रवाई करते हैं, तो वो उससे आदमी को परेशानी होती है, हसल्स होते हैं। आपने नेचुरली मेहनत करी, कोई पैसा कमाया, तो जो भी टैक्स की एक लायबिलिटी बनती है उसे पे करें ईमानदारी से, और वही अच्छी बात है उनके लिए भी, देश के लिए भी, समाज के लिए। संजय जी को सवाल आप। सर हाँ, मैं ज़रूर, एक तो मैंने जैसे अभी पूछा कैपिटल गेन वाला, तो क्या कैपिटल गेन में कोई रिलैक्सेशन नहीं होनी चाहिए? साथ ही साथ एक और, कई बार ना हम रियल एस्टेट में एक बड़ी समस्या देखने को मिलती है कि लेट से मैंने कैपिटल गेन का पैसा री इन्वेस्ट कर दिया अपना, और मैंने मान लीजिए मैंने किसी एक्स बिल्डर के प्रोजेक्ट में डाल दिया, और बाई चांस वो बिल्डर ने डिले कर दिया। अब आपका नॉर्म्स कहता है कि जितना मैंने कैपिटल गेन का पैसा री इन्वेस्ट किया है वो विद इन 3 ईयर वो घर की सूरत में आ जाना चाहिए, इट शुड बी ए हाउस। पर अब प्रोजेक्ट कर दिया बिल्डर ने डिले, उसने कहा मेरे को 2 साल में देना है, उसने दिया मेरे को 4 साल में, उस बीच में टाइम पीरियड गया निकल, तो उसमें मेरी तो गलती नहीं है। तो उसमें आप क्या कहते हैं कि किस तरीके से इसमें कुछ सुधार होना चाहिए, या ये कंटिन्यू डिपार्टमेंट इसको मानेगा, कैसे होगा? क्योंकि आजकल ये बड़ी दिक्कत आ रही है। देखिए, इसमें जो कानूनी प्रावधान है वो ये हैं कि या तो आप 1 साल पहले, जैसे कैपिटल गेन आपको आज हो रहा है, तो आज से 1 साल पहले या 2 साल बाद तक आप घर खरीदिए, या तो कंस्ट्रक्शन करना है तो कंस्ट्रक्शन 3 साल तक कर सकते हैं आप। ये कानूनी प्रावधान है। और उसमें एक चीज़ ये भी है कि 6 महीने के अंदर, जैसे जो टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेट होती है,
वो जो पैसा है कैपिटल गेन का, वो कैपिटल गेन एक अकाउंट होता है जो नेशनलाइज्ड बैंक है उनके साथ, उस सेपरेट अकाउंट में पैसा जमा रहता है, जिससे डिपार्टमेंट को एक पता रहता है कि भाई ये पैसा कैपिटल गेन के बेनिफिट के लिए शायद कस्टमर यूज करेगा। अब इस तरह के केसेस आते हैं जैसे आपने कहा कि बिल्डर को पैसा दे दिया और बिल्डर फ्लैट दे नहीं पाए विद इन जो पीरियड है 2 साल 3 साल का कसूर तो है नहीं, तो उसमें अभी लॉ में अमेंडमेंट नहीं हुआ है, बट कोर्ट्स का ऐसा डिसीजन है, कोर्ट्स के ऑर्डर हैं कि अगर उन्होंने कर दिया है तो फर्दर उनके अगेंस्ट कोई कार्रवाई न होके उन्हें बेनिफिट मिलना चाहिए, और वो बेनिफिट दिया जा रहा है उन लोगों को। चलिए एक आखिरी सवाल, समय का अभाव है प्रताप सिंह जी। आम बजट की घोषणा होने वाली है और हर मिडिल क्लास सैलरी वाला, खासतौर से हमारा जैसा आदमी ये उम्मीद करता है कि कुछ स्लैब में कुछ छूट मिलेगी, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये क्यों नहीं जाके सलाह देता है कि भैया अब तो व्यापारियों से मोटा पैसा जो है टैक्स का आने लगा है, इन गरीबों को छोड़ दें, तो कुछ उम्मीद रहेगी इस बार कुछ स्लैब में इस तरह की सलाह होगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से? देखिए इसके 2-3 पहलू हैं। एक तो हम ना एक गरीब मुल्क हैं, आप देखें पर कैपिटा इनकम हमारी इंडिया की बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ऑलरेडी हमारी जो एग्जम्पशन लिमिट है वो 2.5 लाख रुपया है। फिर आपको पता होगा कि 5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगता, 5 लाख तक जो भी टैक्स आता है वो गवर्नमेंट उसे रिबेट के फॉर्म में अलाउ कर देती है। तो इफेक्टिवली जब 5 लाख से ऊपर की इनकम होती है तभी टैक्स का इंसिडेंस होता है। अब 5 लाख देखिए हमारे देश में कितने लोगों की इनकम 5 लाख है। 5 लाख अब भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 20,000, 15,000, 30,000, 25,000 उस तरह की सालाना इनकम है, तो उस तरह का फिर आपको मालूम होगा ATC वगैरह का बेनिफिट हम लोग देते हैं 1.5 लाख तक का, आप LIC में जमा करिए, बच्चों के स्कूल की फीस है, घर पे अगर कोई लोन लिया है तो उसका जो इंटरेस्ट पेमेंट वगैरह उस पर भी छूट मिलती है। तो इफेक्टिवली कई एक बार 7-8 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता। और आप अगर कोई इस तरह का भी नहीं है ना, 10 लाख तक इनकम होती है कई एक बार, तो टैक्स का जो अमाउंट है काफ़ी छोटा आता है। तो टैक्स रेट बहुत ज़्यादा नहीं है, बट इतना ज़रूर है कि जो मिडिल क्लास है उसे थोड़ी सी राहत मिलेगी ना, तो उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। जैसे जो लोग हैं 5 लाख से 15 लाख या 20 लाख तक इनकम वाले, उनके पास सरप्लस इनकम आती है तो कोई मोटरसाइकिल खरीदेगा, कोई कार खरीदेगा, रेफ्रिजरेटर खरीदेगा, टीवी खरीदेगा, बच्चों को थोड़ी सी अच्छी शिक्षा देगा, अच्छे कपड़े पहन पाएंगे वो। तो ये सब अच्छी चीज़ें हैं, और गवर्नमेंट टाइम टू टाइम ये चीज़ सोचती रहती है। जैसे पिछले 2 साल से गवर्नमेंट ने ग्रेजुएटेड टैक्स स्लैब लगाई, जैसे आपने सुना होगा कि 5 लाख के बाद में फिर कुछ इनकम पे 10% टैक्स है, फिर 7.5 से 10 लाख तक इनकम है 15% टैक्स है। वैसे तो 20% रहता है 5 से 10 लाख तक की इनकम पे, बट गवर्नमेंट कहती है कि इसके साथ हम आपको कोई इधर उधर के डिडक्शन अलाउंसेस नहीं देंगे, कि आपको इतना हाउसिंग इंटरेस्ट है तो उस पर रिबेट मिलेगी, या सैलरी वाले उस पर कुछ स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, तो ये बेनिफिट नहीं देंगे क्योंकि फाइनली टैक्स भी गवर्नमेंट को चाहिए। तो ये सब क्या कहना चाहिए, ए फाइन बैलेंस गवर्नमेंट हैज़ टू मेक, बट बजट आने वाला है तो आई विल नॉट प्रीजज द इश्यू। तो गवर्नमेंट हो सकता है कि कुछ इस तरह का राहत दे, क्योंकि जो 2.5 लाख का अमाउंट है ये सम टाइम इन 2014-15 ये लिमिट गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब करी थी। अब इन्फ्लेशन देखते हुए भी अब हम 2022-23 में आ गए हैं, तो फर्दर कुछ गवर्नमेंट, बट इट इज़ अप टू द गवर्नमेंट। एक कुछ सवाल ले लेते हैं यहाँ पर प्रताप जी। आई जस्ट वांट टू से कि आपने कहा गुड़गांव जो है हरियाणा की कैश काउ है, 40,000 करोड़ आप एनुअल टैक्स गुड़गांव से क्राउन ज्वेल पर गुड़गांव के लोगों को क्राउन ज्वेल होते हुए कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है इतना टैक्स देने का। मैं अपने सड़क से बाहर निकली हूँ, मेरी सड़क टूटी है, मेरी मार्केट में जाती हूँ वहाँ पे गार्बेज पड़ा हुआ है, इतना पैसा देने के बाद भी ना हम सिंगापुर ना दुबई के आसपास भी हैं सर, मैं दोनों शहरों में गई हूँ, क्लीनलीनेस, हाइजीन, बेसिक सिविल इम्यूनिटीज आर जीरो, वी नीड टू वर्क ऑन इट। सरकार हमारा पैसा लेके अगर पूरे हरियाणा को फंड करिए तो ये गुड़गांव के लोगों के साथ बहुत नाइंसाफी है। आई एग्री विद यू कि गुड़गांव में बहुत कुछ किए जाने की ज़रूरत है, लेकिन गुड़गांव में देखिए कि इंडियन दूसरे सिटीज से कंपेयर करेंगे कि तो गुड़गांव एक बहुत बेहतर टाउन है। हम गोल्फ कोर्स रोड पे जाते हैं, बहुत अच्छी रोड बनाई है, इंडिया में कहीं भी इस तरह की इतनी अच्छी रोड नहीं है। DLF
की बनाई हुई रोड DLF है है। जो वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का वो कहते हैं कि गवर्नमेंट और डीएलएफ ने मिलके बनाई। डीएलएफ का पैसा थोड़ा ज़्यादा लगा है, मेरी बात हुई है उनसे। और फिर मेरी बात हो रही थी यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, डिविजनल कमिश्नर से, तो कह रहे हैं जो एक्सटेंशन एरिया है उसमें भी रोड इसी लाइन्स पे बनाएंगे। बट गुड़गांव में क्या लगता है, जब हम पुराने शहर की तरफ जाते हैं तो वो एरिया लुक लाइक एनी अदर स्मॉल टाउन, और लाइक एक जो विलेज टाइप की जैसे वहाँ काम करने की बहुत सख्त जरूरत वहाँ है। वहाँ काम करने की बहुत ज़रूरत है, और ड्यू कोर्स में सर्टेनली वहाँ पे काम होगा। अभी क्या है, नेचुरली बड़ा टाउन है, बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पे है, टॉप एमएनसीज गुड़गांव में बेस्ड हैं, दे पे लॉट ऑफ टैक्सेस, तो गुड़गांव से टैक्स आता है। बट झज्जर है, रोहतक है, हिसार है, वहाँ के जो लोग हैं उन्हें भी थोड़ी सी अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। लेकिन यहाँ उन्हें भी उसका गुरुग्राम के मौका लोगों की मिलना हमेशा चाहिए। यही एक शिकायत रहती है कि टैक्स हम अच्छा सबसे होगा। ज्यादा देते हैं, तो बिल्कुल, बेटरमेंट या विकास भी उनके इलाके में हो। गुड़गांव खैर, अच्छा है, समय का थोड़ा सा अभाव है सर, मैं बीच में और रोकना पड़ेगा बहुत अच्छा करेगा जी। गुड़गांव। तो मुझे बहुत बहुत I'm sure। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े। Thank you। साउथ हरियाणा कॉन्क्लेव लगातार जारी है, फिलहाल यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। Presented by Signature Global. Associate sponsorship Sanskaram Group of Schools, Jhajjar. Partner MD Plastic. Complete your needs. Education partner Sanskaram Veterinary College, Patoda. Jhajjar Best College in Delhi NCR. Health partner RV Healthcare Super Speciality Hospital. Bringing world-class healthcare to your doorstep. The Site Avenue, India's best eye hospital in Delhi NCR. कैनविन फाउंडेशन, उम्मीद स्वस्थ भारत की। स्वच्छता पार्टनर इको ग्रीन, स्वच्छता से समृद्धि की ओर। वेन्यू पार्टनर ब्लिस प्रीमियर बैंक्वेट एंड कन्वेंशंस।